हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कोड 508 का है और इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यूनिट की बात करते हैं तो 15 एंड 16 यूनिट को लिया है। जनरली आपके एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट ही हो चुके हैं। अगर रह गया है कुछ तो आपका वो रह गया क्वेश्चन आंसर, जो कि कुछ दिनों में वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं दोनों यूनिट का 15 एंड 16 यूनिट का एमसीक्यू। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें कि सही या गलत में ले लेते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। ठीक है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। तो बिल्कुल सही है, मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि कोई वस्तु या प्रक्रिया है तो उसका मूल्य निश्चित करना। ओके, सही है गलत? शैक्षिक संदर्भों में मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देता है। तो आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि शैक्षिक यानी कि स्कूलों के माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मूल्यांकन होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया, पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, पर उसके बाद जो विद्यार्थी सीखते हैं, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में, अब उससे उन लोगों ने क्या सीखा और कितना सीखा, इन चीज़ों का ही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में निर्णय देना ही मूल्यांकन कहलाता है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो चलिए आपको मैं टाइम देती हूँ गेस करने का कि मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षण में मार्गदर्शन के कार्य को सरल बनाती है, या केवल का सही है, या फिर का और खा दोनों ही सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा आपने। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो घा हो जाएगा। का और खा दोनों ही सही हैं, यानी मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा एक खा भी सही है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षण में मार्गदर्शन के कार्य को सरल बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा, का और खा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्यालय द्वारा हुए विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, मूल्यांकन की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? ये एक डिफिनीशन है, तो किसने दी है कि विद्यालय द्वारा हुए विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ठीक है ना? तो मूल्यांकन की उपरोक्त परिभाषा क्विकलिन तथा हन्ना ने दी है, रास ने, स्टेनले ने, या महात्मा गांधी ने दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो यदि आपने पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे, वरना चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा घा, महात्मा गांधी ने दी है। ठीक है ना? किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? कक्षा एवं विद्यालय में जो सीखने के अनुभव उत्पन्न किए उनकी प्रभाव उत्पादकता, या निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक है, या फिर उद्देश्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके अंतर्गत? मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो देखिए घा हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। कक्षा एवं विद्यालय में जो सीखने के अनुभव प्राप्त किए वो अनुभव सही है या नहीं, बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, यानी प्रभाव उत्पादकता उनमें हुई या नहीं हुई, ये भी होता है मूल्यांकन के अंतर्गत। निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक है? वे केम बना के आप चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने उसको उस उद्देश्य की पूर्ति हुई, यानी बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, बच्चों से चीज़ें बन रही या नहीं बन रही, उद्देश्य की प्राप्ति होना यही कहलाता है। तो ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है, और उद्देश्य प्राप्त करने की एक प्रक्रिया जो होती है वो मूल्यांकन ही होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर भी विचार किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य और उसके अनुसार होने वाले व्यवहार परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध है। तो किसके
सीखने के उत्पन्न अनुभव यानी शैक्षिक उद्देश्य और सीखने के उत्पन्न अनुभव और उसके अनुसार होने वाले व्यवहार परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्यार्थी के कौन से गुण व्यवहार परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करते हैं। विद्यार्थी के कौन से गुण हैं जो व्यवहार परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करते हैं। ठीक है ना, विचार करने का तरीका, उनकी कार्य पद्धति, उनकी रुचि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने है और जहां तक है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा आंसर, तो मैं बता देती हूँ उपरोक्त सभी। ओके, यानी कि विचार करने का जो तरीका होता है, सोचने के नए नए जो आइडियाज़ आते हैं, उनकी जो कार्य करने की पद्धति शैली होती है, उनकी जो रुचि होती है, सभी जो होते हैं विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य परिवर्तन में विद्यार्थियों के कौन सा गुण शामिल नहीं है। अब जो बाह्य परिवर्तन होता है उसमें विद्यार्थियों का कौन सा गुण शामिल नहीं है, आदतें, कार्यशैली, आचरण या निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, बाह्य और आंतरिक दो परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, कौन से परिवर्तन होते हैं, बाह्य और आंतरिक दो परिवर्तन होते हैं। उनमें बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत पूछा गया है। देखिए, बाह्य परिवर्तन जो बाहरी होते हैं, ठीक है ना, जो बाहर से दिखते हैं, और आंतरिक परिवर्तन जो अंदर से होते हैं। व्यक्ति खुद उस चीज को करता है, किसी और को नहीं दिखेगा, सिर्फ व्यक्ति उसके बारे में सोचेगा और जानेगा। आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, मैंने तो हिंट भी दे दिया आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्णय लेने की क्षमता। ये आएगा आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है ना, आदतें आपको भी दूसरों की दिख जाएंगी, कार्यशैली आपको जैसे किस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर है, ये सभी चीजें, आचरण, ये सभी चीजें जो हैबिट्स, आचरण, ये सभी चीजें आपको बाहर दिखेंगी। लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो आपको पहले नहीं दिखती है, ये आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है और व्यक्ति पहले लेता है, दिन बाद में लोगों को पता चलता है। तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सही है गलत देख लेते हैं कि आंतरिक परिवर्तन में विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र में विस्तार, बोध शक्ति का विकास, निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मक व समालोचनात्मक सोच शामिल है। सही है। देखिए, अभी जस्ट मैंने कहा दो परिवर्तन होते हैं, बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। अब देखिए आंतरिक परिवर्तन में क्या क्या आता है, इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र में विस्तारें जो होती हैं, ज्ञान क्षेत्र को बढ़ाना, बोध शक्ति का विकास करना, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो भी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, रचनात्मक व समालोचनात्मक जो सोच होती है, ये सभी आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत हम अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, आदतें हो गई, ठीक है, कार्यशैली हो गया, ठीक है, ये सभी चीजें किसके बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। आकलन के अंतर्गत हम एक डैश समय में डैश घटकों की जांच पड़ताल करते हैं। आकलन के अंतर्गत हम एक समय में डैश घटकों की जांच पड़ताल करते हैं। तो आकलन के अंतर्गत हम निश्चित समय में निश्चित घटकों की जांच पड़ताल करते हैं। तो दोनों में क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन के अंतर्गत हम डैश समयों पर डैश घटकों के लिए किए गए आकलन को आधार मानते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न घटकों के लिए किए गए आकलन को आधार मानते हैं। तो यहाँ पे एक जगह निश्चित आएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे भिन्न भिन्न आएगा लेकिन दोनों जगहों पे आएगा। ठीक है, तो आकलन के अंतर्गत निश्चित आ जाएगा और मूल्यांकन के अंतर्गत भिन्न भिन्न आ जाएगा। बस इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ओके, कार्यकलाप के मूल्यांकन में किन विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कार्यकलाप के मूल्यांकन में किन विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मूल्यांकन का जो परिणाम विद्यार्थी के प्रगति पथ पर प्रदर्शित किया जाए। ओके, ज्ञान और कौशल के समेकन पर बल दिया जाए। सीखने की प्रक्रिया की तरह मूल्यांकन भी आनंदमयी हो या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कार्यकलाप के जो मूल्यांकन होते हैं उनमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप हमें बता दीजिए इसका क्या होगा। और आई थिंक आपने जो है सेलेक्ट कर ही लिया होगा, तो चलिए मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मूल्यांकन के किन विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो मूल्यांकन का परिणाम विद्यार्थी के प्रगति पथ पर प्रदर्शित किया जाए, ये भी सही है, होता भी है। ज्ञान और कौशल के समेकन पर बल दिया जाए, तो ये भी होता है। और सीखने की प्रक्रिया की तरह मूल्यांकन भी आनंदमयी होती है। सभी चीजें, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है।
सही है गलत देख लेते हैं कि मूल्यांकन का परिणाम स्तर संपोषण करने वाले हों, न कि विद्यार्थी में डैश के भाव लाने वाले हों। तो मूल्यांकन का जो परिणाम स्तर है वो संपोषण करने वाले हों, न कि विद्यार्थी में निराशा के भाव लाने वाले हों। सही है गलत देख लेते हैं कि मूल्यांकन के लिए मंद औसत और तीव्र गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए मंद औसत और तीव्र गति यानी जिस तरह के विद्यार्थी हैं उसी तरह का मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो ये इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्व आकलन के अतिरिक्त आकलन करने के मूलभूत तरीके कौन से हैं? स्व आकलन के अतिरिक्त आकलन करने के मूलभूत तरीके कौन से हैं? व्यक्तिगत, सामूहिक, सहपाठियों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी व्यक्तिगत तरीके भी हो सकते हैं, स्वयं का आप आकलन करना चाह रहे हैं अपना, सामूहिक में भी आपका आकलन हो जाता है, स्वयं कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बोल के, सहपाठियों के द्वारा भी आप कर सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से, सहपाठियों के द्वारा भी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, स्व आकलन के अतिरिक्त आकलन करने के मूलभूत तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब कोई एक बच्चा कोई गतिविधि करता है तब उसको केंद्र में रखकर किया गया आकलन कौन सा आकलन कहलाता है? जब कोई एक बच्चा कोई गतिविधि करता है तब उसको केंद्र में रखकर किया गया आकलन कौन सा आकलन कहलाता है? व्यक्तिगत, सामूहिक, स्व या सहपाठियों द्वारा। क्वेश्चन को समझिएगा कि जब उसको केंद्र में रखकर किया गया आकलन कौन सा आकलन कहलाता है। तो जब कोई बच्चा कोई गतिविधि करता है उस बच्चे को केंद्र में रखा जाता है तो उस आकलन को व्यक्तिगत आकलन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उस बच्चे का आकलन हो रहा है। तो क्योंकि उस बच्चे का यहाँ पे आकलन हो रहा है, एक बच्चे की बात चल रही है, आकलन किया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिगत होगा। लेकिन जब बच्चा अपना आकलन स्वयं करे तो फिर वो स्व आकलन हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चों को साथ में रख के किया जाए तो वो सामूहिक होगा। और बच्चे जब आप आकलन किसी और के माध्यम से करवाए, ठीक है ना, तो वो सहपाठियों के द्वारा हो जाएगा। थोड़ा सा ये इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लीज आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आकलन वाला इसका क्वेश्चन भी है आपका आकलन का। निम्नलिखित में से कौन आकलन के उपकरण और तकनीकें हैं? आकलन के उपकरण और तकनीक कौन से हैं अब आपको बताना है। अवलोकन, साक्षात्कार, जांच सूची, समूह वर्ग, प्रश्न मंच। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि 1, 3 या 4 सही हैं, 2, 4 या 5 सही हैं, 1, 3, 4, 5 सही हैं, या फिर सभी सही हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे 3, 2, 4 और 5, ये 2 बार 4 हो गया यहाँ पे, तो 4 को हटा दीजिएगा, ये 5 होगा। यहाँ पे सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5th। तो अब देख लेते हैं सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5th क्या है। तो देखिए हमारा जो सेकंड है ये हो गया सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5th, यानी कि साक्षात्कार, जांच सूची, समूह वर्ग और जो प्रश्न मंच होते हैं ये सभी क्या है, आकलन के उपकरण और तकनीक है, सिर्फ अवलोकन को छोड़ के, क्योंकि अवलोकन और आकलन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अवलोकन, आकलन अलग चीजें हो गई। इनकी तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो अब आकलन की जो तकनीकें हैं वो साक्षात्कार, जांच सूची, समूह वर्ग और प्रश्न मंच है। ठीक है ना, थोड़ा सा इनको माइंड में रखिएगा। इसका भी जो क्वेश्चन है वो आपका डला हुआ है। तो आकलन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो आकलन के उपकरण साक्षात्कार, जांच सूची, समूह वर्ग और प्रश्न मंच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के बारे में इस जानकारी जुटाने का सर्वाधिक प्रचलित तरीका क्या है? तो देखिए अवलोकन है। अवलोकन के बारे में हम बच्चों की सर्वाधिक जानकारी जुटा सकते हैं। बच्चों के व्यवहार, दृष्टिकोण, उपलब्धियों, आकांक्षाओं और समस्याओं को जानने का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? तो देखिए साक्षात्कार होता है। बच्चों से बात करके उनके द्वारा हम उनके व्यवहार, दृष्टिकोण, उपलब्धि, आकांक्षाओं, समस्याओं को जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सही है गलत देख लेते हैं कि समुदाय एक निश्चित भूभाग पर बसने वाले लोगों का समूह है। तो बिल्कुल सही है, समुदाय की डिफिनीशन ही है कि समुदाय एक निश्चित भूभाग पर बसने वाले लोगों का समूह है, ये अर्थ ही दिया गया है समुदाय का, तो सही है। समुदाय की परिकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें निहित है? समुदाय की परिकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें जो है वो निहित है, अब आपको बताना है। यहाँ पे वो शर्तें देख लेते हैं कौन सी हैं। कि समुदाय अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बनता है, या जाने अनजाने सब व्यक्ति एक साझे लक्ष्य से बंधे होते हैं, एक निर्धारित लक्ष्य के लिए सभी व्यक्ति एकजुट होकर प्रयास करते हैं। उपरोक्त सभी क्या होगा राइट आंसर, आप हमें बताइए। समुदाय तो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और अभी पढ़ भी रहे हैं। तो समुदाय की परिकल्पना में कौन सी शर्तें होती हैं, समुदाय क्या कहलाता है, यदि आप ये जानते हैं तो बहुत अच्छे से इसका आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो घा हो जाएगा, क्योंकि समुदाय की परिकल्पना जो की गई थी, समुदाय अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर बनता है। सभी जो रिलीजन्स होते हैं उनके सभी अलग अलग समुदाय होते हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों से एक अलग अलग व्यक्ति मिलकर एक समुदाय का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। जाने अनजाने सब व्यक्ति एक साझे लक्ष्य से बंधे होते हैं। हर एक समुदाय का अपना एक लक्ष्य होता है, और जो भी उस समुदाय में शामिल होता है, जो भी अलग अलग व्यक्ति शामिल होता है, वो एक ही लक्ष्य से बन जाता है, क्योंकि उनका भी एक लक्ष्य हो जाता है जो समुदाय का लक्ष्य होता है। एक निर्धारित लक्ष्य के लिए सभी व्यक्ति एकजुट होकर प्रयास करने लगते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है समुदाय के लिए, और जो समुदाय से जुड़ गया है उसको एकजुट होने यानी उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो राइट आंसर घा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया, यानी किस व्यक्ति ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा फुले, तो बहुत ही प्रसिद्ध थे उन्होंने। तो वो तो बेसिक शिक्षा, तालीमी शिक्षा के जन्मदाता भी थे, तो आप समझ ही गए होंगे इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। राइट आंसर खा हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य विद्यालय समुदाय से अपेक्षा करता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो विद्यालय समुदाय से अपेक्षा करता है। बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए, या विद्यालय के प्रति उनकी समयबद्धता का ध्यान रखा जाए, विद्यार्थियों के आकलन और मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी हो, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से कार्य विद्यालय समुदाय से अपेक्षा रखता है। ऐसे कौन से कार्य है जहाँ पे विद्यालय जो है वो समुदाय से अपेक्षा रखता है कि समुदाय भी कुछ वर्क करे विद्यालय के लिए। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, अब ये उपरोक्त सभी क्यों होगा, तो क्योंकि विद्यालय जो है समुदाय से अपेक्षा रखता है कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए, विद्यालय के प्रति उसकी समयबद्धता जो है उसका भी ध्यान रखा जाए। ओके, और तीसरा है विद्यार्थियों के आकलन मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी निभाए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्यालय समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित कर सकता है। तो समुदाय में सार्वजनिक पेयजल स्थानों की सफाई करना, शिल्पकारों से साक्षात्कार का आयोजन कराया जाए, या फिर विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों व प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या का पता लगवाने के लिए सर्वेक्षण कराया जाए। उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित कर सकता है। विद्यालय समाज की बात, अब यहाँ पे अभी हमने समुदाय देखा, अब समाज, तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। समुदाय में सार्वजनिक पेयजल स्थानों की सफाई कराना, शिल्पकारों से साक्षात्कार का आयोजन कराया जाए, और विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों और प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या का पता लगवाने के लिए सर्वेक्षण कराना। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर, ये सभी तीनों इसके आंसर सही होंगे कि विद्यालय चाहता है समाज के लिए की गतिविधि आयोजित करे। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ग्रामीण और बाहरी दोनों ही पर्यावरण और समुदाय डैश निर्माण के महत्वपूर्ण संसाधन है। तो पाठचर्या, ग्रामीण और बाहरी दोनों ही पर्यावरण और समुदाय पाठचर्या के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लास्ट क्वेश्चन है किसी भी अकादमिक सत्र में निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां अभिविन्यास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु चिन्हित की जा सकती हैं। किसी भी अकादमिक सत्र में कौन सी स्थितियां अभिविन्यास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु चिन्हित की जा सकती हैं। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकें, अभिभावक अध्यापक बैठकें, होम विजिट, उपरोक्त सभी। इनमें से क्या हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकें, अभिभावक अध्यापक बैठकें और होम विजिट, ये सभी चीजें जो स्थितियां हैं कार्यक्रमों के लिए आयोजित की जा सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका वीडियो जिसमें हमने आपकी यूनिट जो 15 एंड 16 है, 15 और 16 है, उससे इंपॉर्टेंट MCQ लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF जो इसका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूंगी लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आपका क्वेश्चन आंसर का होगा, तो उस वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।